गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में परिवर्तन 2027 की जीत। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मिशन 2027 के लिए लंबे समय बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा फेरबदल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर देखने को मिला। हाईकमान ने गणेश गोदियाल को फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की है। गोदियाल ने करण मेहरा का स्थान लिया है। महारा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया। गोदियाल 2 बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वह 2012 के विधानसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, जबकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। जुलाई 2021 में भी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और महारा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रदेश के लिए पार्टी ने नया प्रभारी भी नियुक्त किया है। मनोज यादव अब उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 27 नए जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। अल्मोड़ा से भूपेंद्र सिंह भोज, बागेश्वर से अर्जुन चंद्र भट्ट, देहरादून सिटी से डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, हरिद्वार से बालेश्वर सिंह, रुद्रप्रयाग से कुलदीप कंडारी और टिहरी से मुरारी लाल खंडवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी है। भट्ट ने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। आगे भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं। टीम में सब पुराने लोग हैं और गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। प्रीतम भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हाँ, हरक सिंह इस बार कांग्रेस में आए हैं तो उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे में कांग्रेस में परिवर्तन पर 2027 के चुनाव से पहले राजनीति में बड़ी हलचल देखने को जरूर मिल रही है। सवाल यही है कि क्या ये परिवर्तन आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस की नैया को पार लगाएगा। चर्चा आज इसी पर करेंगे। राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि उपनल के हमारी भाई बहन लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे। लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहले बार तो 6 महीने का वो कालखंड था और उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा। कोई ना कोई इनके लिए काम होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, अब समय बदल चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र लोगों की सेवा, इस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकेश भंडारी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आशीष सैनी जी अभी हमारे साथ नहीं है तो शुरुआत हनी पाठक जी से करते हैं। हनी पाठक जी, पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया है, रिसाइकलिंग हुई है, बीजेपी कह रही है। आपको क्या लगता है, तो क्या जीत की राह बीजेपी के लिए आसान हो गई? जी, ये पुराने चेहरे पे दाव लगाए, नए चेहरे पे दाव लगाए, हम लोगों को क्या करना है, वो इनका अंदरूनी मामला है। ये बेचारे अपने ही कलेश से परेशान रहते हैं। इनको और दुखदाई अवस्था में हम कितना देखें, क्योंकि हम हमेशा ही देख रहे हैं कि ये बेचारे दुख में ही जी रहे हैं। इनके कार्यकर्ता ही इनसे संतुष्ट नहीं है। तो ये पुराने चेहरे पे दाव लगाए चाहे नए चेहरे पे दाव लगाए, कमाल की
हनी पाठक जी, आवाज मिल रही है आपको? हनी पाठक जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अंकेश भट्टारी जी का रुख कर लेते हैं। अंकेश जी, जिस तरीके से ये यशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, मैं कह रही हूँ कमाल की बात यह है, हालांकि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस हरीश रावत जी को ये कहते हैं कि हरीश रावत जी हमारे कद्दावर नेता हैं, हरीश रावत जी को बहुत ज्यादा किस क्या कहते हैं अनुभव है, हरीश रावत जी जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, हरीश रावत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हरीश रावत जी को क्या एआईसीसी के लोगों ने कुछ समझा नहीं? कहीं के प्रभारी से लेके कुछ नहीं बनाया? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 2027 का जो ये चुनाव है उसमें ये अच्छे से जानते हैं कि हरीश रावत जी अपनी ही अलग से दलगल राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ता तो क्या इनके नेता तक असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए उनका दरकिनार कर दिया। पंजाब की आप बात अगर देखेंगे यशी जी, तो पंजाब में जब हरीश रावत जी को प्रभारी बनाकर भेजा गया था तो एक फ्यूज बल्ब ने उत्तराखंड के पूरी पंजाब के वायरिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हरीश रावत जी को कुछ समझते नहीं है। तो अब हरीश रावत जी को वाकई में संन्यास लेने का समय आ चुका है और अनर्गल बयानबाजी को अब उनको खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो लिस्ट बनी है इनकी, इसमें ये साफ तौर पे साबित होता है कि ये किसको विश्वास में लेना चाहते हैं। ये बात कुमाऊं की भी करते हैं, गढ़वाल की भी करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से गढ़वाल और कुमाऊं में ये सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं, उससे साफ तौर पे साबित करते हैं कि ये सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, उसके अलावा ये कुछ करते नहीं है। यशी जी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपना पर्सनल देना चाहूंगी। जब हम डिबेट में बैठते हैं यशी जी, आपसे तो काफी दिन बाद मेरी मुलाकात हो रही है, शायद 2 साल बाद आज आप एंकर में आई हैं यहाँ पे के न्यूज में। तो आपके साथ मेरी कई बार डिबेट हुई है यशी जी। अगर हम किसी के पर्सनल चीजों को लेकर, पर्सनल बातों को लेकर डिबेट में बैठते हैं, तो वो यह साफ तौर पे दर्शाता है कि हमारी मानसिकता कितनी तुच्छ मानसिकता की प्रवृत्ति के लोग हम हैं। लेकिन कल मैं एक डिबेट में बैठती हूं जहां पर इनकी महामूर्ख प्रवक्ता, मैं तो उनको महामूर्ख कहूंगी क्योंकि वो अपने आप को मुख्य कहती हैं, स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता हैं। अरुण भाई अच्छे से जानते हैं कि उनकी जबान कितनी हद तक गंदी है। वो ये कहती हैं डिबेट के दौरान कि आप कैसे प्रवक्ता बनी हैं, मुझे पता है, उत्तराखंड शॉक्ड हो गया था, ये हो गया था। तो मतलब किसी के कैरेक्टर पे तुम उंगली उठा रहे हो सरेआम डिबेट में। और कमाल की बात है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को मैंने फोन किया है, अभी जिस फोन से मैं डिबेट कर रही हूँ यशी जी, उस फोन में पूरा स्क्रीनशॉट है, मैं आपको सेंड करती हूँ। शाम को 6:30 बजे मेरी करण माहरा जी से बात होती है और उनको डिबेट का मैं लिंक भेजती हूँ और पूछती हूँ कि क्या आपकी पार्टी में महिलाओं का यही सम्मान है। आज सुबह तक मैंने उनको मैसेज किया, बकायदा लिख कर दिया कि मतलब आप महिलाओं की जो सम्मान की बात करते हैं वो सिर्फ हवा हवाई बातें, वहां से कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने मैसेज देख भी लिया। तो इससे आप क्या समझती हैं? इससे साफ तौर पे ये समझ में आता है कि महिलाओं की भी बात ये जो करते हैं ना जनता के सामने, वो सिर्फ झूठ, छल और दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इनकी मानसिकता महिलाओं के विकास की, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के बारे में चिंतित होते हैं, तो किसी कीमत पे वो इस चीज को के लिए संज्ञान लेते और कुछ नहीं तो मेरे मैसेज का रिप्लाई देते। तो इससे इनकी मानसिकता का परिचय देते हैं कि ये किस प्रकार की सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात करते हैं। यशी जी, मैं आपको अभी जैसे ही मेरा टर्न खत्म होता है तुरंत वो स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजती हूँ, आप उसमें पढ़िए, देखिए और समझिए कि मैंने क्या लिखा है। उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया, जिससे ये साफ तौर पे साबित होता है कि जो ये बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, तो महिलाओं के सम्मान में भी किस प्रकार से पिछड़ी रही है कांग्रेस और सिर्फ दलगल राजनीति करती है, वो इससे साफ तौर पर साबित होता है। और हाँ, चलिए, डिबेट का ये टॉपिक था, तो इस डिबेट के टॉपिक में निश्चित रूप से ये भी बात आएगी, क्योंकि बयान अभी मैं सुन रही थी कि भाजपा सिर्फ ये करती है, भाजपा ये वो करती है। तुम क्या करते हो इसका तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एग्जाम्पल मेरे सामने रखा है। तो तुमने आज तक क्या किया? तुमने सिर्फ हवा हवाई बातें करी, तुमने महिलाओं को गुमराह करने का काम किया, तुमने दरोगा भर्ती घोटाले से लेकर अनेकों भर्ती घोटाले किए, लेकिन उसके बाद भी तुमने कार्यवाही नहीं करी। तो ये सारी चीजों को इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और उत्तराखंड की विरासत जो हमारे चारों धाम है
उसकी जो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वो साफ तौर पर यह साबित करता है कि उत्तराखंड का जो दशक है वो इस समय कहा जा सकता है कि स्वर्णिम दशक के रूप में जाना जाता है। 25 वर्ष में हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। उस प्रवेश के करने के बाद अगर आप देखें तो जिस प्रकार से वाइब्रेंट विलेज के रूप में हमने कार्य किया, चाहे गूंजी हो, चाहे माड़ा हो, चाहे जंगाड़ू हो, कितनी जगह पर वाइब्रेंट विलेज के तहत हम रोजगार के साधन को बदल रहे हैं, रोजगार के साधन को और आगे प्रगति की दिशा में लेके जा रहे हैं। वो ये साबित करता है होम स्टे परियोजना। उत्तराखंड क्योंकि टूरिज्म स्टेट है, टूरिस्ट स्टेट है, तो यहां पर जिस प्रकार से होम स्टे की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को काफी लाभ देखने को मिल रहा है। लखपति दीदी योजना, चाहे स्वरोजगार से जोड़ने वाली बात हो, और हाँ, सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य यशी जी मैं आपको बताना चाहूंगी, ये उत्तराखंड आंदोलन से निकला है। अरुण भाई अच्छे से जानते हैं, आंदोलन में रहे भी हैं, हिस्सा भी लिए हैं, एक मानी जानी हस्ती है, तो ये उत्तराखंड एक आंदोलन से निकला हुआ है। उस उत्तराखंड जो आंदोलन से निकला है, वहां पे जो ये हमारे आंदोलनकारी हैं, उनको आज तक इतिहास में कभी किसी ने फैसला नहीं लिया होगा कि जो हमारे जिंदा शहीद हैं उनके बारे में सोचते हुए उनको एक अटेंडेंट के रूप में व्यक्ति देना, चाहे उनका मेडिकल इलाज हो, चाहे उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो, उन सब चीजों को लेकर जिस प्रकार से धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, वह यह दर्शाता है कि हमारी धामी सरकार जो कार्य कर रही है वो उत्तराखंड के लिए हर एक क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छे कार्य के रूप में उभर कर आ रहा है। तभी देवतुल्य जनता में बार बार अपना आशीर्वाद दे रही है। ठीक है हनी जी, वापस आएंगे आपके पास। अंकेश भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस में ये बड़े बदलाव हुए हैं, आप एक क्षेत्रीय दल के रूप में से कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस का मजबूत होना उत्तराखंड क्रांति दल के लिए जगह कम करेगा, या आपको लगता है कि कांग्रेस के पुराने चेहरे क्षेत्रीय भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे? काशी जी, पहली बात तो मैं पहले तो गोदयाल जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ विपक्ष के अध्यक्ष, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त होने पर, प्रदेश अध्यक्ष। और जहां तक बात है, आपने बात की उत्तराखंड क्रांति दल के सापेक्ष में कि किस तरह से आप देखते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि एक पार्टी का अपना आंतरिक मसला है, और पार्टी किसे बनाए, क्या बनाए, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। और पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। अपने से चुनाव लड़ना होता है, क्या करना होता है, वो हर पार्टी का अपना होता है। और जहां तक अंकेश जी देखिए, स्ट्रैटेजी तो होती है, पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाई इसीलिए जाती है ताकि वो चुनाव में फायदा कर सके और वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। तो निश्चित, जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल के उसमें आप बात कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, तो इससे मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक बात है गोदयाल जी की, गोदयाल जी इससे पहले भी 2022 के चुनाव में जब वो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, तो उसके बाद उन्होंने जो है कि तुरंत अपना वो दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और अभी भी बने हैं, और 27 का चुनाव आने वाला है, वो आप बखूबी जानते हैं कि क्या स्थिति कांग्रेस की प्रदेश में है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अभी आप फैसले देखें, सारे तमाम फैसले देखें आप, 22 के बाद जिस तरह से डबल इंजन की सरकार सत्ता में दोबारा आई, और 27 के लिए आप देखें तो किस तरह का परिदृश्य बना हुआ। आज पूरे प्रदेश के हर कोने में, हर ब्लॉक में, हर गांव से जो है आंदोलन की उठ रही है, मांगों को लेकर के। किस तरह से जो है कि हमारे लोग सड़कों पर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो, या सड़क पानी की व्यवस्थाओं के लिए आज भी जो है लोग निरंतर सड़कों पर संघर्षशील हैं इन 25 वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी जो है जिस भी तरह से रजत जयंती वर्ष मनाए या कुछ भी मनाए, कुछ भी करके बरगलाए, या फिर आप उत्तराखंड जो आंदोलनकारी, जिसे अभी हमारी बहन हनी पाठक जी जो है कि जिंदा शहीद का नाम दे रही थी, मैं तो इनकी सोच से भी मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बोल क्या रही है पहले ये। और लेकिन जहां तक बात है कि उस प्रदेश का हित, आज देखो आप 22,000 उपनल कर्मी जो नियमितीकरण के लिए है परेड ग्राउंड में बैठे हुए हैं। इससे पहले हमारे बेरोजगार संघ के लोग जो भर्ती जिसमें घोटाले हुए थे,
जो पेपर लीक का जो प्रकरण था उसको लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे। और इस तरह से तमाम जो लोग आज परेशान हैं इस सरकार की रीति नीति और इसकी दूरदर्शिता विजन को लेकर के, किस तरह से ये धामी जो सरकार है इसने सिर्फ अपना फेस वॉश करने का काम किया है। 1,000 करोड़ का जो बजट इन्होंने डाला है आज की डेट में, आज के समय में आप देख लेंगे जिस तरह से इन्होंने काम किया है इस पूरे प्रदेश में, और इस प्रदेश को बेच कर खाने का जो काम किया, लूट खसोट करने का काम किया, एक जरिया इन्होंने बना दिया इस प्रदेश को सिर्फ अपने चुनाव मैनेजमेंट को करने के लिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन उनको भी आंतरिक दर्द है, उनको भी पता है कि ये प्रदेश किस ओर और किस गर्त में जा रहा है। जिस उद्देश्य के साथ इस हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे जो शहीद हैं उत्तराखंड के जो शहीद हैं, उन्होंने किस तरह से राज्य और उनके जो सपने थे, किस सपने और किस ध्येय के साथ राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज जब हम 25 वर्षों में देखते हैं तो हम आज भी उसी स्तर पर खड़े हैं जहां हम 25 वर्ष पूर्व थे। हम शिक्षा के लिए आज भी सड़कों पर हैं। क्या नीतियां हमारी, कोई बताए हमें। पर्यटन की क्या नीतियां हमारी, कोई हमें बताए। हर्बल मेडिसिन को लेकर क्या नीतियां हैं, कोई हमें बताइए। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटैलिटी को लेके या जो अस्पताल बने हुए हैं इसको लेके क्या नीतियां हैं, कोई हमें बताए। तो इस तरह के तमाम जो आज प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी हुई है और प्रदेश में जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं इन पिछले 25 वर्षों में, इसको कौन देखेगा। जिन सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ वापस आएंगे अपनों के। ठीक है अंकित जी, वापस आते हैं। आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणेश गोदियाल 2022 की हार और 2024 लोकसभा की हार के बावजूद भी दोबारा अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या कांग्रेस के पास नए चेहरों का अभाव है, या फिर हाईकमान को लगता है कि गढ़वाल और जातिगत जो समीकरण है उसको साधने के लिए गोदियाल ही एकमात्र विकल्प है? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव करण महाराज जी के नेतृत्व में हुए थे। गोदियाल जी 2022 तक अध्यक्ष रहे और गोदियाल जी को इससे पूर्व जो समय मिला मात्र 6 माह का मिला था। और 6 माह में भी उत्तराखंड में एक परिवर्तन का माहौल था और पूरे तरीके से मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े थे। और किन्हीं कारणों से हमें हार का सामना करना पड़ा। उसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे उसमें हम जो हमारी चुनाव आयोग की जो आज परिस्थितियां खुलकर सामने आ रही हैं उसको भी हम कारण मान सकते हैं। अब मुख्य आपने कहा कि चेहरों की कमी है। निश्चित रूप से चेहरों की कोई कमी नहीं है। आपने देख लिया होगा कि अगर नेतृत्व प्रदान किया गया, एक साथ 4 लोगों को उत्तराखंड का नेतृत्व प्रदान किया गया। CWC के विशेष आमंत्रित सदस्य से लेकर चुनाव अभियान समिति के संयोजक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष, 4 लोगों को एक साथ लीडरशिप दी गई है और पूरे चुनाव अभियान की कमान उनके हाथ में रहेगी। और निश्चित रूप से हम एक बेहतरीन चुनाव के अभियान को चलाने का काम करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि चुनाव मुद्दों पर हो। चुनाव किसी झूठ छल प्रपंच अथवा जुमले पर ना लड़ा जाए। चुनाव में जो विपक्षी पार्टी जो है बीजेपी, जो सामने आज सत्ता में है, किस प्रकार के तंत्रकार, किस प्रकार के झूठ का इस्तेमाल करती रही है और आज भी कर रही है। आज भी मैं अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करने को तैयार हो तो जितने फर्जी वोट उत्तराखंड राज्य में बने, मैं उम्मीद करूंगा कि जो SIR अभी लागू किया गया है उसमें वो फर्जी वोट बाहर आए। और फर्जी वोट बाहर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम से कम, जहां तक मेरा अनुमान है अभी, क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, कम से कम भी 10 से 12 लाख फर्जी वोट बीजेपी ने पूरे उत्तराखंड में बनाए हुए हैं। जिन वोटों को यहाँ से वहां शिफ्ट भी किया गया है, दूसरे राज्यों में वोट डलवाई गई है, विशेष रूप से दिल्ली में भी। तो ये सारी चीज सामने आई है और सारी चीजों का मुकाबला भी हमें करना है। बीजेपी के झूठ का मुकाबला भी करना है और जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस तरह का माहौल इन्होंने उत्तराखंड में बनाया है, इस सब का भी मुकाबला करेंगे। और निश्चित रूप से इस बहुत बेहतरीन टीम को जो हर तरीके से अपने आप को हर क्षेत्र में मजबूत दिख सकती है, वो दिखाई देगी। और ये आरोप कम से कम भाजपा तो नहीं लगा सकती, क्योंकि भाजपा ने भी एक चेहरे को रिपीट किया है। अब वो क्यों रिपीट किया है ना वो खुद जानते हैं, ना जिनको रिपीट किया है ना वो जानते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाजपा से बेहतरीन हमने एक टीम तैयार करके दी है। मुद्दों पर चुनाव होगा और मुद्दों पर चुनाव करके उत्तराखंड की जनता के सामने हमने 2-3 चीजें रखी है। एक, गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। ये हमारे 17 के मैनिफेस्टो में था, 22 के मैनिफेस्टो में था और 27 के मैनिफेस्टो का भी प्रथम लाइन यही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाएं। गैरसैंण के नाम पर जैसे धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, इन्होंने हर एक को धोखा ही देने का। आशीष जी वापस आएंगे आपके पास।
वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं नौका सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं कांग्रेस में परिवर्तन 2027 की जी चर्चा इसी पर। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरुण शर्मा जी से भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस में ये परिवर्तन हुए, गणेश गोंदवाल जी एक पहाड़ी चेहरा है, कई समीकरण यहाँ पर साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है, लेकिन क्या ये समीकरण जो बनाए गए हैं ये 2027 की जीत के लिए काफी है? एक तो आज बहुत दिन बाद तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है दोबारा से, तो तुम्हें बधाई। चमकता हुआ चेहरा। और दूसरी चीज यह है कि देखिए, लंबे समय से ये कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हो सकता है जी। अब वो सारी गणित देखते हुए उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के 3 नेताओं को, अब आशी भाई तो 4 बोल रहे थे, मैं 4 वो एआईसीसी में जो स्पेशल इनवाइटी बनाए गए हैं करण महारा, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 जो गढ़वाल के नेता हैं और तीनों अपने आप में कद्दावर नेता हैं। चाहे गणेश गोंदवाल हो जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, प्रीतम सिंह हो जो पहले नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, और डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। और इसके अलावा यही नहीं, 27 जिलों जो इनके सांगठनिक जिले तो उत्तराखंड के सांगठनिक जिले 27 हैं, और 27 के भी अध्यक्षों को घोषित किया गया। कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए हैं, लेकिन घोषित किया गया। और ये देखिए, ये एक अच्छी बात है। एक प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रदेश की अगर अपने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है और वो ये देख रही है कि आने वाला जो 27 का चुनाव है, जो 27 फरवरी में हमारे यहाँ चुनाव हो जाता है, फरवरी मार्च में, और उसको देखते हुए, क्योंकि जहां हरक सिंह ठाकुर नेता है, प्रीतम ठाकुर है, गणेश गोंदवाल ब्राह्मण है, और इन तीनों को उन्होंने स्थापित किया है तमाम समीकरण देखते हुए, तो ये देखिए एक अच्छी बात है। एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जो हम बार बार इस डिबेट्स में ये चर्चा करते हैं कि सांगठनिक तैयारियों के मामले में भाजपा कहीं कांग्रेस से आगे निकल जाती है, बिल्कुल हमेशा। और उनके यहाँ चुनाव भी समय पे होते हैं। हालांकि एक अपवाद है कि लगभग 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लटका हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, नड्डा जी लगातार चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां भी बहुत जल्दी, ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर भी फैसला होने वाला है। तो यहां ये लगता है कि अब कांग्रेस ने, मुझे लगता है 25 साल में पहली बार, लगभग 1.5 साल पहले अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की। ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वो तैयारी कितनी सटीक बैठती है, लेकिन एक जरूरी बात होती है कि जब नई टीम आती है तो कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भी आता, कार्यकर्ता और जोर शोर से अपने कामों में लग जाते हैं, खासकर सांगठनिक काम की बात कर रहा हूं। तो ये जो परिवर्तन किया कांग्रेस ने, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए लाभदायी साबित होने वाला है, क्योंकि 1.5 साल पहले तैयारियां अपने कील कांटे दुरुस्त कर देना, क्योंकि बहुत दिनों से संगठन के अंदर भी कांग्रेस की ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेताओं की टसन है, ये कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो कहीं ना कहीं वो बैक गियर लग जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बैक गियर लग जाता है। लेकिन अब ये कोशिश की है कांग्रेस ने कि कम से कम वो अपनी गति को एक रफ्तार दे सके, और इन तमाम बड़े चेहरों के दम पर, क्योंकि देखिए हरीश रावत उनके पास स्थापित चेहरा पहले से, और हरीश रावत को पूरा उत्तराखंड भली भांति जानता है। वो अलग बात है कि उनकी जो चुनावी रणनीति है वो लगातार फेल होती रही है, वो अलग बात, लेकिन चेहरा बड़ा है।
पुराना चेहरा है, पुराने राजनीतिक है, बड़ा चेहरा है, सब लोग उन्हें जानते हैं, वो भी सारे हमारे नदी नाले थाने सबकी पहचान रखते हैं। तो इसलिए ये जब ये पूरी टीम, क्योंकि कुमाऊं से करण मारा स्पेशल इन्वाइटी हो गए एआईसीसी में, हरीश रावत है, और तीसरी चीज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है। तो ये 3 चेहरे कुमाऊं से हो गए, 3 चेहरे गढ़वाल से हो गए, और ये तमाम बड़े नाम है। और इन बड़े नामों के सारे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में, क्योंकि संगठन के नाम पर बाकी जगह जीरो है जमीन पर, अब ये जिलाध्यक्ष बन गए तो निश्चित तौर पर ये शहरों में बनाएंगे और जगह इकाइयां बनाएंगे। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती वो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने को रिवाइव करने की तैयारी करी है, और ये प्रमुख विपक्षी दल के नाते। बिल्कुल अरुण जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद जैसा कि आप सभी कह रहे हैं कि मैं वापस आई हूँ, और मैंने जितना समझा जाना है तो मुझे लगता है कि इतने लंबे समय में कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम अभी मुझे आते आते पता चला कि ये किया है। उन्होंने अपनी नई टीम का गठन कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो हर बार बाजी मार लेती थी, कहीं ना कहीं, और जरूरी है ये, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होता है अगर विपक्ष मजबूत होता है। हनी पाठक जी अपनी बात रख सकते हैं आप। यशी जी, अभी अखिलेश जी और हमारे भाई आशीष सैनी जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगी कि अभी आपने कहा मेरे से कि अब तो गणेश गोदियाल कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे पूछो। यशी जी, मतलब जिससे कल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनके मैंने सवाल पूछा, अब मैं वही सवाल गणेश गोदियाल से पूछूं। क्या मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि यूकेडी में महिलाएं नहीं है इनकी, और यूकेडी में महिलाएं हैं तो उनको कोई ऑन डिबेट अगर ये कहे कि तुम कैसे प्रवक्ता बनी हो मुझे पता है, या कैसे तुम ये नेता बनी हो मुझे पता है, तो क्या इनका यही जवाब रहता अपनी बहनों के लिए? इनसे मैं ये पूछती हूँ। हाँ नहीं पाठक जी, लेकिन आपको खुद ही सोचना चाहिए होगा कि कल करण महाराज जी थोड़े परेशाान होंगे, वो आप अपनी चिंता को ठीक करें, आपकी उन्होंने चिंता पार्टी नहीं छोड़ी है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। आशीष सैनी जी ने ओपनिंग कमेंट के तहत ही अंकिता भंडारी जी का नाम लिया, लेकिन क्या बात है, देखिए महिलाओं की बात करी ना इन्होंने, शुरुआती इन्होंने महिला से करी, तो महिला से बात करने के बाद महिला अगर उनसे पूछ रही तो प्रथम दायित्व उनका ये होता है कि मुझे पलट के ये आंसर देते और लिख के देते कि हनी जी डोंट वरी, वी ऑल डिस्कस अबाउट इन दिस मैटर। चलिए, ये तो हनी पाठक जी देखिए ये पर्सनल टॉपिक हो गया उस पर, लेकिन मैं आशीष जी से कह देती हूँ कि आशीष जी जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से महिलाओं के सम्मान की अगर बात करेंगे और एक बीजेपी की महिला प्रवक्ता अगर इस तरीके के आरोप लगा रही है तो गलत है ये। फिर तो बस मैं तो खुलेआम लगाती हूँ चुनौती के साथ। मैंने अपने भाई राजेश भाई जी को मैं कहती हूँ, राजेश भाई मानती हूँ उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा, मैं लीड करती हुई पूरी डिबेट भेजती हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, इन्होंने अभी कहा अंकेश जी ने मुझसे कि हनी जी की बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि जो ये जिंदा शहीद बोल रहे थे। ऐसा है, यूकेडी में है आप, उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से जाने जाते थे आप, और अब भी जाने जाते हैं। आंदोलन में आपकी भी एक भूमिका रही है, उसमें जो व्यक्ति शैया पर लेट जाता है, जो व्यक्ति शैयाग्रस्त हो जाता है, आंदोलनकारी होता है, उसको हम लोग तो क्या न्यूज चैनल भी जो कोई भी काम करने लायक बेचारे नहीं रह जाते हैं, इसी नाम से पुकारा जाता है। क्या अरुण भाई मैं आप गलत कह रही हूँ? मैं एक बात बताइए मुझे, उनको शहीद तो मरने के बाद, हाँ तो ये जिंदा है वो। अब सुनिए, 20,000 से बढ़कर उनकी पेंशन 30,000 करना कम बात नहीं होती है। मेडिकल अटेंडेंट देना, सभी मेडिकल की सुविधा देना, ये कह रहे हैं कौन? अमित ओबराय नाम के एक रेस कोर्स में रहते हैं, अरुण भाई आप जानते होंगे अच्छे से उन्हें। उनका पूरा नीचे का बदन काम नहीं करता है, और उनकी माताजी 85 साल की हो गई हैं, और उनकी डिमांड थी कि मेरी ये बात को रखा जाए। आज भी मेरे फोन में वो मैसेज है यशी जी, जिसमें एक आंदोलनकारी इस तरीके से लिख के देता है, ग्रेट सीएम ऑफ उत्तराखंड, ये मैसेज है मेरे पास। और उन्होंने मुझसे ये डिमांड करी थी जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी माताजी 85 साल की हो गई हैं, हमें मेडिकल अटेंडेंट की जरूरत है। ये सारी चीजें विद एविडेंस मैं आपको देती हूं, और वो अमित ओबराय मुझे लिख कर देते हैं ग्रेट सीएम ऑफ उत्तराखंड।
तो ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है यशी जी, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने आप को आधे से ज्यादा पैरालाइज कर दिया और इस पोजीशन में वो आकर पड़े हैं, उनको शत शत नमन मैं करती हूं। और वो ये कहते हैं कि ग्रेट सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो जरूर उनको इनकी इस जो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक कार्य किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो एक बहुत राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में एक फैसला लिया है, वो वाकई में काबिले तारीफ होगा। तभी आंदोलनकारी लिख के देते हैं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मानस खंड माला मिशन पे मैं आती हूँ। ऐसा ही यशी जी, जब यात्रा चारों धाम की समाप्त हो जाती है और ये कहने की बात होती है 6 महीना यात्रा चलती है, 6 महीना यात्रा चलती है, तो अरुण भाई बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में ये आते हैं, इनको अच्छे से पता होगा कि अरुण भाई अगर मैं कहीं से गलत हूं आप इंटरप्ट कर दीजिए कि क्या पूरे 6 महीना यात्रा चलती ही चलती है? बीच में कई बार यशी जी यात्रा बाधित होती है, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक परिक्षेत्र वैसा ही है। हाँ। तो उस समय जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, हमारी देवतुल्य जनता है, वो जो आय करती है ना, वो बाधित हो जाती है। लेकिन शीतकालीन यात्रा जो मानस खंड माला मिशन की यात्रा है, जो कुमाऊं का पूरी यात्रा को चलाएगी, उससे हमारे कुमाऊं को और गढ़वाल को दोनों को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि गढ़वाल में हमारे चारों धाम स्थित है, कुमाऊं में हमारे मानस खंड माला मिशन के तहत ये जो कार्य होने जा रहा है, उससे उनको भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। 1,62,550 से ज्यादा महिलाएं 1,55,000 रुपए अब आय कर रही हैं और लखपति दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। क्या वो एक अच्छे उसमें नहीं लिया जाने वाला बात है कि हाँ ये फैसले ऐसे थे जिससे उत्तराखंड की गति में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। अगर मैं आपसे बात करूं जनता से सीधा संवाद पे, तो जनता से सीधे संवाद में भी हमारे धामी जी लगातार कार्यरत हैं। कोई भी उनसे बात करता है तो उसमें लगातार कार्य में फैसला दिया जाता है। आशीष सैनी जी कुछ कहना चाहते हैं। आशीष जी को लगातार यशी जी एक सेकंड बहुत आरोप लगाए गए, तो मैं एक लास्ट बात करके छोड़ रही हूँ। व्यापार सुधार में उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स अवार्ड मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है, कुछ देखा गया होगा तब मिलता है। वो अवार्ड सेरेमनी हमने आयोजित नहीं करी थी, हमने आयोजित वो सेरेमनी नहीं करी थी, लेकिन उसमें मिलता है। व्यवसाय हो, चाहे प्रवेश पर हो, निर्माण परमिट हो, पर्यावरण पंजीकरण हो, निवेश पूर्व पारदर्शिता हो, जैसे में 5 क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। तो ये भी एक उत्तराखंड के अभूतपूर्व फैसलों में से एक फैसले के रूप में जाना जाता है। आशीष जी, हनी जी ठीक है, तो विकास की बात होगी, लेकिन फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो कांग्रेस की इस नई टीम पर है। थोड़ी चर्चा पर कर लेते हैं। लेकिन 2027 में जा रहा था ना मुझसे और बाकी पैनलिस्ट के द्वारा कि धामी सरकार ने क्या किया, तो मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसमें जब कांग्रेस की नई लीडरशिप और नई टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो यही बात लेके जानी है कि धामी जी ने एग्जैक्टली क्या काम किया है। आपने अभी इतनी लंबी चौड़ी बात रखी, बहुत सारी कथा सुना दी पूरी, लेकिन आप मूल रूप से भूल गए। यदि धामी जी ने, मैं केवल एक प्रश्न 10 सेकंड का पूछूंगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। यदि धामी जी ने वास्तव में कोई काम किया होता, तो 25 साल पूरे होने पर सदन में जब सत्र चल रहा था, तब वह उत्तराखंड को क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता और झूठ की आग में झोंकने के बजाय प्रदेश में क्या काम किए उनको बताने का काम करते। धामी जी ने अभी तक भी अपने 4 साल पूरे किए, 5 साल पूरे किए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने काम किए क्या है। और हनी पाठक जी, मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, आप भी अगर मुझे एक लाइन जवाब दिया करें, आप छोड़ दीजिए, मुझे 2 काम बता दीजिए जो धामी जी के अपने हैं। कभी आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को अपना बताते हैं, कभी किसी को, और जब भी एक टीवी चैनल पर बैठकर आपको अपने पूरे उत्तराखंड के लोगों को काम बताने का मौका मिलता है, तो आप इतनी बड़ी राम कथा लेकर बैठते हैं, झूठ की कथा, इसका कोई फायदा नहीं है। असलियत ये है कि आप झूठ नहीं होती है यशी जी, क्योंकि ये कह रहे, एक तरफ ये कह रहे राम कथा, दूसरी तरफ ये कह रहे झूठ की कथा। तो पहले तो ये अपना ब्रेन ठीक कर ले कि राम कथा बोल रहे हैं कि वो झूठ कथा कहते हैं। राम कथा में तो झूठ की कथा कहीं है ही नहीं। फिर गैर सनातनी विरोधी सोच इनके मुंह से निकल के चली आती है। उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का बात हो रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस मुझे मालूम है आपकी समस्या है, आपको समस्या है, मैं समझ रहा हूँ,
तो ये मैं उस समझ पर रहा जब हूँ खुद आपकी एक बात कर ही समस्या नहीं है, रहे तो मैं जवाब कहाँ आपको से दूं? बोलने की जब समस्या ये है, धार्मिक बीमारी है प्रचार की बोलने की। बातें करेंगे तो हम भी मुझे तो उनके मालूम सोचने है, की मैं बातें समझ गया करेंगे। आपकी बात। जो एक ये एक करके काला अब बोलिए चश्मा आप प्लीज, मोड़ एक एक करके। पर तो घूम रहे हैं सुनता नहीं उसको है। उतारने का कार्य तो हम हनी मैं करेंगे आपकी हनी ही बात जी, ना। समझ गया हनी हूँ, जी प्लीज। बात समझ आप गया के मुद्दे लिए में है बता नहीं, दीजिए ना, आप ही कुछ मुद्दे में बताने के बता लिए दीजिए है कि नहीं। आपकी जो नई और आप कार्यकारिणी बनी झूठ है की उसमें से रामकथा, हरीश रावत झूठी जी क्यों ना रामकथा पढ़ बाहर रहे गए? हैं। उसमें आप करण झूठी मारा को रामकथा पढ़ पीछे रहे हैं, क्यों रावण खींच को लिया? महिमा मंडित कर मतलब रहे आप हैं, मानती हैं, रावण को मानते बचा हैं रहे हैं और कि राम का उनमें कत्ल कोई कर रहे दम हैं। यही नहीं है काम आप कर और वो सकते हैं। कांग्रेस की हनी लुटिया हनी लगातार पाठक आपने जी, राम हनी को चुनती पाठक जा जी, लूटने रहे का बहुत काम किया है, डिस्टरबेंस हो रहा है, आप प्लीज राम एक नाम के सेकंड रुक जाए। लुटेरे हैं, आपकी पोल खुल रही है। यही हो रहा है आपके साथ। इसीलिए इसीलिए आप लोग ना, जो आप लोगों की स्थिति है सदन में भी यही थी, बाहर भी यही है, और आज डिबेट में आपको आपको कांग्रेस की बात पर चर्चा करने का अवसर मिला, तब भी आप झूठी बोल रही जब हैं। आप सवाल ये वही जो हंसी पूछेंगे आप तो दिखा रही है ना, जवाब भी तो मैं ये वही जो हंसी दूंगी। है, ये जो हंसी है, इसके पीछे का गम मैं समझ रहा हूँ। आपको दुख मुझे कभी बहुत है कभी गम कि रहता ही नहीं, मुख्यमंत्री निकम्मे और गालियां लेकिन आपको ये सुननी आपको 2 पड़ती है। साल से मेरे साथ नहीं है ना मैं फिलहाल। समझ रहा इससे हूँ कि पहले आपको मुख्यमंत्री कुछ निकम्मे हैं गंभीर या और गालियां कैसे आपको देखा? पड़ती है। मैं समझ नहीं गया हूँ सर, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैं आपके दुख को बहुत बिल्कुल अपने मन से मान रहा हूँ। आप हमारी बड़ी नेता हैं। बड़े अंतर्यामी आपको हैं। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार अपने आपकी अपने सरकार आप आपके को नहीं साथ कर समझ रही पा है, रहे अंतर्यामी। आपको झूठ का पक्ष रखने के लिए कहा कहा गया है, और आपने लंबी चौड़ी तकरीर पढ़ दी, लेकिन आपने ये नहीं बता पाई कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर चुके अभी हैं, तक क्या मैंने काम क्या करेंगे। कहा फिर? मैं अभी तक ये जो मैंने हमारी क्या कहा कांग्रेस फिर? की नई टीम काम बनी में है, प्लीज एक बार ईएनटी कांग्रेस में की नई दिखाई चलिए ठीक है, कराइएगा टीम इन्हें। आशीष आशीष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नई टीम में गोदियाल है, प्रीतम सिंह जी हैं, हरक सिंह रावत है, जैसे 3 मजबूत ध्रुव है। ठीक है, क्या ये जो सामूहिक नेतृत्व है ये गुटबाजी को जन्म नहीं देगा? ये सवाल आ रहा है। नहीं नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, गुटबाजी तब होती है जब एक व्यक्ति का राज चल रहा हो और दूसरे को पूछा ना जा रहा हो। जैसे उदाहरण मैं सामने दूंगा, तो जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत आजकल सरकार की पोल खोल देते हैं, और एकजुटता टीम की है कि आज कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता किसी न किसी नेता के साथ अपने आप को जोड़कर कांग्रेस के उस अभियान में लगा है जहां झूठ का मुकाबला होगा। अभी आप भी बैठे यहाँ पर, अरुण शर्मा जी भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। कम से कम 1,40,000 वोट देहरादून की 7 विधानसभाओं में बनी है, जो फर्जी वोट है, और जो बिहार में वोट डालने गए हैं। ये लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। इनकी फर्जी वोट का भी खुलासा होगा, इनकी वोट चोरी का भी खुलासा होगा, और ये जितना झूठ उन्होंने। और सुनिए, एक लास्ट बात मैं कह के जा रहा हूँ, अनिल पाठक जी, सुन के जाइएगा। मैं उत्तराखंड तो के अभी बैठी हूँ। उत्तराखंड के शहीदों ने उत्तराखंड इसलिए नहीं मांगा था अरे कि आशीष आप जी, आप उनकी भी कहाँ जा 6500 रहे हैं? रुपए अभी की अभी तनख्वाह तो बढ़ा के 15 5,000 मिनट कर बाकी देंगे, है, रुकिए 5,000 जरा। से बढ़ा के 6500 कर देंगे, 10,000 से बढ़ा के फीस वीजा कर देंगे। क्या पलायन बोल और रहे पानी हैं और यशवी जी? जवानी क्यों रोकने के अपना लिए मजाक बना रहे आपको डिबेट उत्तराखंड राज्य बनाना पड़ा था। में? आप झूठ बोल सत्ता में बैठे हैं। आप दोनों बार झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं। पहले एनडी तिवारी जी के खिलाफ आपने झूठे कैंपेन चलाए, और आज आपने हरीश रावत सरकार के खिलाफ झूठे कैंपेन चलाकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्द जैसे हो बयान जाएगा देकर हंसते हंसते आपने इनकी जिस बातों तरीके को से सुन सत्ता के। कब जाने का काम किया है, आज आपकी पोल खुल रही है। आप ठीक। हंस नहीं रही हैं, आपके अंदर से आंसू निकल रहे हैं। मुझे मालूम है आप बहुत दुखी हैं। तो इसलिए इसलिए इसे अपनी मुस्कुराहट में छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आपके नेताओं की पोल खुलेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो मुद्दे उठाए, खनन के उठाए या जितने भी उठाए हैं, वो सारे आपके ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहे हैं। और आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। आपकी लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ठीक है आशीष जी, रुकिए धन्यवाद आशीष भाई, लेकिन क्या क्या बोले हो आपको खुद नहीं पता। मुझे यशीष बहुत आप बोल रहे हो मुझे कि एक एक आप शब्द पे, मुद्दा ये है एक कि एक इस पर शब्द पे हनी जी एक मैं सेकंड, मैं अंकेश भंडारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। बात पर दाग अंकेश लगा अंकेश जवाब भंडारी जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद हनी पाठक जी मैं आऊंगी आपके पास। एक सेकंड जवाब तो फिर दूंगी ना यशीष जी, जब ये सवाल ऐसा रुकिए रुकिए। दागेंगे, हनी जवाब पाठक जी मैं अपने अपने टाइम पे प्लीज थोड़ा सा। अंकेश भंडारी जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अंकेश जी, सवाल पूछोगे आप? अंकेश जी, आशीष जी नहीं, अंकेश जी। अंकेश जी, हनी पाठक जी ने आपको जवाब दे दिया कि भाई क्या करना है। मैं लेकिन उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों हम बार बार अलग ही मुद्दे पर जा रहे हैं। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि भाई कांग्रेस की नई टीम बन गई है, उनको थोड़ी बधाई दे दी जाए, आगे उनका जो भी काम है उस पर चर्चा कर ली जाए, लेकिन यहाँ तो अलग ही विषय चल रहे हैं। खैर, अंकेश भंडारी जी, जो कांग्रेस की नई टीम बनी है, जिस तरीके से समीकरण साधने की, कई समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, आपको लगता है कि अगर ये दोनों पार्टी, देखिए वैसे भी उत्तराखंड की बड़ी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल खुद को कहाँ खड़ा पाता है? जिस तरीके से अब तो कांग्रेस में भी सुधार आने लगे, यूकेडी कब सुधार करेगी अपने में? इसी जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हर दल का अपना एक संगठन का आंतरिक मामला होता है, और जहाँ तक स्ट्रेटेजी की बात है, मैं फिर से वही बात आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि हर
हर दल का अपना एक अंकेश एक सेकंड, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस भी अब बेहतरी की ओर है, यूकेडी अब कब बेहतर होगी, मेरा सवाल ये है। ये आपकी ही पार्टी का सवाल है, आपके ही निजी किस तरीके से समीकरण बनेंगे उस पर बात करिए। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। यूकेडी 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 का, अब यूकेडी का जो अभी आप देख रहे होंगे जिस तरह से पहाड़ों में पर्वतीय जो जिले हैं हमारे और जो हमारे तराई बाबर के क्षेत्र है उनमें उत्तराखंड क्रांति दल का जो संगठन है वो मजबूत हो रहा है। और जमीनी स्तर पर लोगों का भी, जो जनता का, जो इन 8 सालों के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो कार्यकाल है, जो कार्य है, उसके द्वारा जिस तरीके लोगों में जो इस सरकार के प्रति जिस तरीके की एक कह सकते हैं आपकी आक्रोश है जनता में, वो खुलकर सामने आ रहा है। और जहां तक इन दोनों पार्टियों ने जो बारी बारी से सत्ता में राज किया, उसके बाद लोगों ने देखा कि इन 25 वर्षों में दोनों दलों से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या इनके द्वारा आज भी देखो जिस तरीके से स्वास्थ्य और आज भी दुरुस्त नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहें या यहाँ तक मैं तराई बाबर में कहीं भी नहीं है ये चीज की, चाहे हरिद्वार की मैं बात करूं या उधम सिंह नगर की बात करूं मैं, तो वहां भी आज जो है स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है। उसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। और जहां तक क्रांति दल के आप बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो संगठन है वो 2017 और 2022 के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा उसमें मजबूती आई है। और दूसरी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक लोगों का जो पहले से जो नजरिया था वो नजरिया में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। और वो अभी इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों ने एक झुकाव भी दिख भी रहा है। चाहे वो उस हिसाब जिस हिसाब से जो उत्तराखंड क्रांति दल ने लोगों की जन समस्याओं को जो मुद्दों को उठाने का काम किया, जो वास्तविक रूप से चाहे वो अस्थायी राजधानी गैरसैंण हमारा खैर पहले से रहा है, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जो अहम मुद्दे, बुनियादी मुद्दे रहे हैं, सड़क और पानी जैसे अहम बुनियादी जो मुद्दे रहे हैं, उनको लेकर के आज भी हम सड़कों पर आंदोलित हैं पहले के पूर्ववत की तरह। और जनता का हमें पुरजोर से समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। जिस स्तर पर भले आज मैं सबसे बड़ी बात वोट बैंक के जरिए भी नजर आए वो भी जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ एक तो उत्तराखंड क्रांति दल को जो कवरेज नहीं मिल पाती है, ये सबसे बड़ा मीडिया जो आज उत्तराखंड क्रांति दल को कवरेज नहीं दे रही है, वो एक सबसे अहम मुद्दा मीडिया तो वैसे भी बहुत इजी टारगेट हो गया है सबके लिए। कुछ नहीं मिल रहा है तो मीडिया को 2-4 बातें सुना लो, मीडिया नहीं दे रहा है। मीडिया आप हमेशा हमारी डिबेट में यूकेडी का एक प्रवक्ता बैठता है क्योंकि हम आपको तवज्जो दे रहे हैं ना, क्योंकि हम समझते हैं उत्तराखंड क्रांति दल क्या है। हम आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं बाकायदे। क्रांति दल फाइनेंस करे तो आप देखो, स्वाभाविक बात है। आपको ऐसा लगता है कि कवरेज नहीं हो रही है? आपको ऐसा लगता है? समय चाहूंगा सर, मैडम 10 सेकंड का समय। जी आशीष जी, सिर्फ 10 सेकंड ही है आपके पास, फटाफट अपनी बात पूरा करिए, उसके बाद हनी जी आपके पास भी बहुत कम समय होगा। मैं केवल एक जानकारी शेयर करूंगा जिसमें बीजेपी और यूकेडी के मिली भगत सामने आती है। यूकेडी के 2-4 लोग जिनको किराए का नहीं, हनी पाठक जी आप मुस्कुराइएगा क्योंकि आपके मामला पोल खुल जाती है इसमें। वो कहना चाह रहे हैं आपके चेहरे पे मुस्कान अच्छी लगती है, कह नहीं पा रहे। अरे 1 मिनट रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। यूकेडी के लोग जब मैदान के लोगों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और वहाँ गुंडागर्दी करता है तो भाजपा का पूरा समर्थन मिला है। और यूकेडी के लिए तो एक ही गीत गाऊंगा मैं कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई काशी सिंह एरी के घर गिरा, कोई पुष्पेश त्रिपाठी के घर गिरा और कोई इनका विधायक तो बीजेपी में जाकर गिरा। इसलिए यूकेडी के जितने टुकड़े हो चुके। कोई बात नहीं, आशीष जी कह रहे हैं तो बुरा मानने वाली कौन सी बात है, शांति से सुन लीजिए। ने इनके गैरसैंण राजधानी नहीं बनाई, उसके पक्ष में लोग ठीक। आशीष जी 10 सेकंड बोले थे आपने और ठीक ठाक 50 सेकंड आपने ले लिए हमारे। हनी पाठक जी बहुत कम समय है आपके पास, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। बीजेपी पर डैम बनाने की तैयारी कर रही थी तो आज बीजेपी के साथ तालमेल का हो गया, बस हो गया, ठीक है, हम समझ गए उत्तराखंड क्रांति दल और भाजपा मिली भगत से चल रहा है। ठीक है हनी पाठक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं। सड़कों पर बीजेपी के लोगों को उतार बाकी सबको म्यूट करिए जरा, आशीष जी और अंकेश जी को। हनी पाठक जी आपके पास बहुत कम समय, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। मैंने आपको जवाब दिया। अंकेश भाई अभी आप इनकी तारीफ कर रहे थे, कोई बात नहीं, अभी उन्होंने भी आपको आईना दिखा दिया। कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पत्थर फेंकता है देख लो,
है विषय ना नहीं, देश में हमें है, किसी की कौन है जरूरत नहीं है भाजपा अपनी के बात लोग? कहने के लिए, कानून और अपनी तक बात दीन कहने के लिए लेकर सुधरण बाग है। में जाना कहीं। आज बीजेपी अरे के हनी लोगों पाठक जी की शायरी सुन लीजिए जरा, उनको भी की स्टेटस पे रैली की लगाना होगा। गाड़ियों में सड़कों पर मान रही है और बीजेपी के लोग मुस्कुरा रहे हैं। अभी देखिए हनी पाठक जी मुस्कुराएंगे अभी। आप मारिए बीजेपी के लोगों को सड़कों पर। फिर उसके बाद यूकेडी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाने वाली बस के लोगों को उतार कर मारा है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते, चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है। अरुण शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से ये समीकरण साधने की कोशिश की गई है, मेरा सवाल सिर्फ सीधा है कि क्या ये 2027 की जीत के लिए काफी साबित हो रहा है, या फिर अभी भी जो मुद्दे हैं वो मूल रूप से उत्तराखंड के, उनको जमीनी हकीकत पर उठाने से ही वोट बैंक में ये कन्वर्ट होगा, चाहे आप टीम नई कितनी भी बना लीजिए? यशी जी 5 सेकंड में मैं एक जवाब दूं। ये कह रहे वोट नहीं, चोरी, आप रहने दीजिए। तो आप सिर्फ मुस्कुराइए, इतना काफी है। उत्तराखंड तो बर्बाद आप कर ही रहे हैं। तो घर बैठ जाओ ना। आप उत्तराखंड की बर्बादी पर मुस्कुराइए, क्योंकि आप उत्तराखंड, आप लाट पर बैठे गिद्ध के समान उत्तराखंड को नोच नोच कर खा रहे हैं। 40 की उम्र आते उत्तराखंड को नोच नोच कर खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर बाद में गुंडों को छोड़ दे रहे हैं, किराए के गुंडों को लाकर। वार्तालाप करती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जब आप वोट चोरी का इतना अटंबर फैलाई दिए हैं, वोट चोरी की, हनी जी 5 सेकंड बहुत देर पहले ओवर हो चुके हैं। अरुण शर्मा जी बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। फिर हम कहेंगे दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज प्लीज प्लीज। हनी जी इट्स ओके, हो गया। अरुण शर्मा जी नई टीम कितनी भी बना लीजिए, जमीनी मुद्दे जो है जब तक आप उनको नहीं उठाकर लाएंगे तब तक वोट बैंक में ये नई टीम कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। यशी जी 1 सेकंड सुनिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए हनी पाठक जी प्लीज। जब तक जन समस्याओं को लेकर पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच में नहीं जाती, तब तक कहीं ना कहीं वो जनता उनके साथ नहीं जुड़ती। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि जो आम जनमानस के मुद्दे हैं उनको धार देते हुए किस तरह मैदान में उतरा जाएगा, और जो उसको पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी उससे लेके पीछे पीछे चल देती है। और ये तमाम हम लोगों ने आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में हर जगह देखा है, चाहे वो बिहार में जेपी का जन आंदोलन हो या अन्ना का आंदोलन हो, ये हमारे सामने है। जो मतलब हम लोगों की याददाश्त में शामिल है। तो यही स्थिति उत्तराखंड में एक जमाने में जब यूकेडी ने मजबूती से उत्तराखंड आंदोलन उठाया था, तो पहली बार 4 विधायक भी बने थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो गायब होते गए, क्योंकि यूकेडी कहीं ना कहीं जनता से कटती चली गई, और इनके नेताओं को आदत हो गई थी, वो लगातार सरकार की गोद में बैठते चले गए। उत्तराखंड में विरोध करेंगे, यूपी में मुलायम की गोद में बैठेंगे, और वही स्थिति पहली सरकार से तिवारी जी की सरकार हो या उसके बाद खंडूड़ी जी की सरकार हो, सरकार की जनता ने इनको नकार दिया। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे कांग्रेस में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, क्या वो 2027 की जीत की ओर अग्रसर है? लेकिन सवाल यह है कि जो उत्तराखंड के जमीनी मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस का बात करेगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नरिया। नमस्कार। टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले